नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश की राजनीति का एक नया चैप्टर खुला है बिहार में। बिहार के चुनावी मैदान में बीजेपी, एनडीए, इनकी प्रचंड जीत न भूतो न भविष्यति वाली है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार वाली कसक बीजेपी ने बिहार में पूरी कर ली और अपनी एक के बाद एक जीत को और ज्यादा मोमेंटम दे दिया है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अभी तो ये झांकी है, बंगाल, यूपी बाकी है। बिहार की महाजीत ने और ब्रांड मोदी की दमदारी ने कई चेहरों को बेचैनी से भर दिया है। वो कौन से चेहरे हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 के तय टारगेट से चूकने के बाद ब्रांड मोदी और ज्यादा पावरफुल होकर उभरे? क्योंकि ओडिशा, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा और अब बिहार तक की महाजीत संकेत तो यही दे रही। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स को देश नकार चुका है। इधर उधर की बात की बजाय उसे गवर्नेंस मॉडल चाहिए और हर बार मजबूत होती मोदी लहर यही संकेत दे रही। देश जाति और वोट बैंक की राजनीति के बजाय धीरे धीरे विकास के मॉडल की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी लहर की बिहार में प्रचंड जीत अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी तक की बेचैनी और ज्यादा बढ़ाने वाली? आज सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से करते हैं। नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। में दाल में काला नजर आता है। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। वो जो उम्मीद बांधे थे जनता दरबार से, अवाम ने उन्हें किनारे उतारा उसी एतबार से। ऐसी फजीहत की आदत तो कांग्रेस की बरसों पुरानी है, लेकिन तेजस्वी भी उसी लपेटे में आ जाएंगे, इसका भान उन्हें न था। नया तो छोड़िए, पुराना वाला आंकड़ा भी आधा ना आ सका इस बार। हाय महागठबंधन, हाय वोट चोरी का क्रंदन, हाय कांग्रेस की पतवार, गजब बनता था। हाल ये हुआ कि राहुल तेजस्वी की जोड़ी बिहार की जनता के बीच भरोसा नहीं बना सकी, जबकि मोदी नीतीश पर बिहार की जनता का भरोसा अखंडित रहा। राहुल तेजस्वी कोई व्यवहारिक गवर्नेंस मॉडल नहीं दिखा सके, जबकि मोदी नीतीश के विकास मॉडल पर जनता ने मुहर लगा दी। राहुल तेजस्वी के गठबंधन पर जंगल राज की परछाई कायम रही, जबकि सुशासन की तस्वीर बिहारियों को भरोसेमंद लगी। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया।
बिहार की महाविजय ने एक नहीं कई प्रश्न खड़े किए हैं विपक्षियों के हिस्से में। वो प्रश्न जो महागठबंधन के वर्तमान से लेकर राजपुत्रों के राजनीतिक भविष्य तक से जुड़े हैं। क्या पाटलिपुत्र की वीथियों में महागठबंधन की पराजय के मौन गीत गूंजेंगे? क्या महागठबंधन के जटिल सूत्र शिथिल होंगे? क्या महागठबंधन का खंड खंड होना निश्चित है? और क्या मगध की पराजय कुछ और चेहरों को चिंताओं से निस्तेज करेगी? क्या पीएम मोदी ने गंगा के प्रवाह के अनुरूप अपनी योजना तय कर ली है? क्या 2029 की महायोजना का सूत्रपात हो चुका है? गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। 2026 में बंगाल में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में 2027 में। बिहार से मिले महाविजय के मोमेंटम को बनाए रखने की पूरी कोशिश मोदी शाह की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में कई मुद्दे ऐसे रहे जिनसे बंगाल भी जुड़ता रहा है। इसमें एक संवेदनशील मसला रहा है घुसपैठियों का, जिस मुद्दे पर पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक आक्रामक रहे। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। मुझे बताओ, इस सीमांचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करें। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार चुनाव राजनीति के मोदी कल्ट का पुनश्चरण है। बिहार चुनाव परिणाम बिहारियों के वोटर्स का वर्तमान से जुड़ा संदेश भर नहीं है, बल्कि 2024 की कसक और 2029 की राजनीति का संकेत भी है। और इसी संकेत से बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश तक की राजनीति की संभावनाएं बीजेपी रचेगी, ये तय है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी जब बहुमत के आंकड़ों से दूर हुई तो वोट बैंक वाली राजनीतिक पार्टियों की आंख में चमक आ गई। ये चमक हालांकि ज्यादा दिन तो टिकी नहीं। इसके बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में मोदी मैजिक ने फिर जाति और वोट बैंक का गणित सेट करके बैठी विपक्षी पार्टियों को पटखनी। और अब बिहार चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी फिनोमिनन अभी रुकने वाला नहीं। देश की जनता का भरोसा ब्रांड मोदी पर पहले से कहीं ज्यादा है। राहुल गांधी वोट चोरी वाले नैरेटिव को लाख उछालते रहे, अखिलेश, तेजस्वी, ममता राहुल के सुर में सुर मिलाते रहे, तुष्टीकरण के हर दाव आजमा ले ये लोग, इससे देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे वजह क्या है? वजह है ब्रांड मोदी पर भरोसा, उनके मॉडल पर भरोसा। क्या जनता का संदेश सीधा है कि वोट बैंक और जाति वाली राजनीति का दौर
अब नहीं चलेगा बॉस। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और दिल्ली से लेकर बिहार तक के नतीजों ने जब धीरे धीरे कांग्रेस की राजनीति के नए राग को मंच से उतार दिया, तब एक और नया राग छेड़ा गया, वोट चोरी का। एसआईआर को लेकर बिहार के चुनावी मंचों से चेतावनियों का शोर शुरू हो गया। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने ऐसे सांधु का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। बिहार के चुनावों ने एक और बात सिद्ध की है। अब देश का मतदाता, खास तौर पर हमारा युवा मतदाता, मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। एसआईआर वाली राजनीतिक पीड़ा सिर्फ कांग्रेस की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है। इस पीड़ा का प्रवाह बंगाल में टीएमसी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तक है। बिहार के चुनावों में अखिलेश ने एसआईआर को वोट चोरी का हथकंडा बताते हुए खूब वार किए थे, भविष्यवाणियों की बौछार की थी। अखिलेश ने बिहार के चुनावों को देश बनाने का चुनाव तक बताया था। इस देश को बनाने के लिए चुनाव समझना, क्योंकि बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा। सरकार नहीं चलेगा। बताओ, बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? बताओ। इसलिए बिहार के लोग न केवल यूपी का भविष्य बनाएंगे, बिहार का भविष्य बनाएंगे, बल्कि देश का भी भविष्य बनाने का काम करेंगे। तो क्या बिहार की जनता ने देश बनाने के चुनाव में अपना जनादेश देकर 2029 तक की सत्ता की स्पष्ट तस्वीर दे दी है? बिहार के लोगों ने राज्य ही नहीं देश के भविष्य को लेकर किस पर भरोसा किया? तो इसका जवाब है मोदी नीतीश की जोड़ी, जिसे 48% जनता के वोट मिले, जबकि राहुल तेजस्वी वाले महागठबंधन को 37%। अकेले बीजेपी को 20% वोट मिले, जबकि वोट चोरी के आरोप लगाने वाली कांग्रेस को 8%। 101 सीटों पर मैदान में उतरी बीजेपी को 89 सीटें मिली, तो 60 सीटों पर उतरने वाली कांग्रेस को महज 6 सीटें। तो क्या अब भी कुछ बताना बाकी रह जाता है कि कांग्रेस और महागठबंधन के वोट चोरी वाले नारे को कैसे नकार दिया बिहार की जनता ने? लेकिन बीजेपी के 90% के स्ट्राइक रेट में कांग्रेस को कुछ काला ही नजर आ रहा है। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। मुद्दा दाल में काला होने का है या चश्मे में कुछ काला लगे होने का, या काला ही देखने का? इस सवाल का जवाब कांग्रेस की गूढ़ बैठक में तलाश करना होगा, क्योंकि कांग्रेस जितनी जल्दी इस प्रश्न के जवाब को खोज पाएगी, उसके लिए आगे की राह आसान हो सकेगी। फिलहाल तो वर्तमान ये है कि राहुल गांधी पर बीजेपी के तंज के तीर चल रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया,
लिखा कि राहुल गांधी एक और चुनाव एक और हार। अगर चुनावी निरंतरता के लिए कोई पुरस्कार होते तो वो सभी पर भारी पड़ते। अमित मालवीय ने आगे लिखा कि इस दर पर असफलताएं भी सोच रही होंगी कि वह उन्हें इतनी विश्वसनीयता से कैसे पहचान लेते हैं। आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। तो क्या बदले तेवर और कलेवर में आए राहुल गांधी ने राह गलत पकड़ ली? क्या राहुल के नेतृत्व को कांग्रेस एक बार फिर तमाम हारों की कसौटियों पर कसेगी, या फिर ईवीएम, संविधान खतरे में और वोट चोरी के नेगेटिव नैरेटिव के बाद नए नैरेटिव से एक बार फिर राहुल को कवर कर लिया जाएगा? 2022 में भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने बदले हुए रूप और मोहब्बत की दुकान वाले नए टैग के साथ राजनीति में री एंट्री की थी। इसके बाद 2024 में भारत जोड़ो यात्रा और फिर बिहार चुनावों में वोटर अधिकार यात्रा। जब मैं बिहार के नतीजे देखता हूं तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम था कि ये बड़गाम का इलेक्शन हमारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन जब मैं बिहार का हाल देखता हूं और मैं ये देखता हूं कि ये वो बिहार है जहां वोट चोरी के नाम पे जब यात्रा चली तो उस यात्रा में काफी संख्या में लोग जो हैं उस यात्रा के साथ जुड़े। लेकिन जब हम नतीजे देखते हैं तो बजाय ये कि एंटी इनकम्बेंसी का नीतीश कुमार जो है वो शिकार हो, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में तब्दील करके हुकूमत का फायदा लेके अब कहते हैं कि 10वीं बार जीता है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे मैदान में थी, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। बमुश्किल आरजेडी ने कांग्रेस को 60 सीटें दी थीं, लेकिन लगता है तेजस्वी ने भारी गलती कर दी। बिहार के असल मुद्दों के बजाय वोट चोरी का नैरेटिव लेकर उतरे राहुल गांधी खुद तो पानी में कूदे ही तेजस्वी की नैया भी डुबो दी। नरेंद्र मोदी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी एक रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं, और वो रिकॉर्ड है एक के बाद एक चुनाव हारने का। 2004 में जब से राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी को 95 चुनाव हरा चुके हैं। 95 बॉस। राहुल गांधी रिकॉर्ड बनाने की कगार पे हैं, सेंचुरी ठोकने वाले हैं बॉस। कांग्रेस उनके रहते हुए 95 चुनाव हार गई, मात्र 5 बचे हैं, सेंचुरी हो जाएगी। 96वां उनका मान के चलिए बंगाल में होगा ही, वहां तो उनका खत्म मामला है। तो बस 4 बचेगा, उसके बाद राहुल गांधी की जय जयकार करेगा पूरा इकोसिस्टम कि सर आप 100 हरा दिए। बिहार चुनाव ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। देखिए राहुल गांधी क्या क्या नहीं बोले वोट चोरी का मुद्दा है। पब्लिक ने बिहार की कहा कि हटाओ इसको, देखो डस्टबिन में ये मुद्दा मेरे लिए नहीं है, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे आप छोड़ो भाई, हटो रास्ते से। उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, इसका नैरेटिव राहुल गांधी ने चलाया, रिजेक्ट, हटाओ इसको, खत्म करो मामला। जेन जी की बात की, युवाओं ने मोदी पे ही भरोसा कर दिया, उल्टा जेन जी मोदी के लिए वोट दे दे के चलाया। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात की, यहां उल्टे प्रो इनकम्बेंसी चल रही है बॉस, पब्लिक छोड़ने को तैयार नहीं है, ये बढ़िया ही काम चल रहा है, तुम्हारी गाड़ी में काहे बैठना है। सबको सरकारी नौकरी देने पर किसी ने भरोसा ही नहीं किया। तो क्रेडिबिलिटी का भी है इश्यू उन लोगों का कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उस पर लोगों को भरोसा नहीं होता। तेजस्वी यादव ने ऐसा बोल दिया कि उनका बस चलता तो कहते कि तुम लोग को एक एक को मंगल ग्रह पे घर दे दूंगा। पब्लिक समझ गई कि ओ घुमा रहा है आदमी, जलेबी छानने से वोट नहीं मिलता बहुत। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले नैरेटिव को क्या बंगाल में ममता बनर्जी और यूपी में अखिलेश यादव तानेंगे? कथित सेकुलर धारा की राजनीति में तुष्टीकरण दांव टीएमसी और समाजवादी पार्टी आजमाते रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पीडीए वाले समीकरण का और वोट चोरी वाले मंत्र का परीक्षण बिहार के मैदान में खूब किया था। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लाइन अप करने के लिए
अखिलेश ने माफिया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के लिए वोट भी मांगे थे। बताओ, ओसामा का नाम ही बदलना था उन्हें, तो इनका भी नाम शेर सिंह करके चले जाते। बताओ, कोई शेर सिंह खराब नाम है क्या? और इस बार बिहार के शेर सबको करेंगे ढेर। बताओ, ढेर करोगे कि नहीं करोगे? शहाब तो जीत गए, लेकिन बिहार में महागठबंधन खेत रहा। पर लगता है राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मंत्र से अखिलेश ने अब तौबा कर दी है। क्या इसलिए मैसूर पहुंचे अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव परिणामों पर वोट चोरी वाली लाइन नहीं पकड़ी? देखिए, चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए, उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है। बिहार के चुनावी नतीजों ने क्या तगड़ा प्रहार महागठबंधन पर भी किया है? क्या कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी घूमकर एक बार फिर वहीं पहुंच चुके हैं जहां विपक्षी पार्टियां उन्हें एक लायबिलिटी की तरह ही देखती हैं? कांग्रेस के दूर होने से ज्यादा जोखिम कांग्रेस और राहुल गांधी के करीब होने से है, क्योंकि राहुल गांधी जिस ब्रांड मोदी को सीधी टक्कर देने निकले थे, वो न तो परिणामों में मोदी के आसपास ठहरते दिखते हैं और ना ही जमीन पर। बिहार चुनावों में अगर पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी श्रम की बात करें तो पीएम मोदी ने 9 जिले कवर किए, जबकि राहुल गांधी ने सिर्फ 7 जिले। पीएम मोदी ने जहां 14 रैलियां की तो इसकी तुलना में राहुल गांधी ने सिर्फ 8 रैलियां की। पीएम मोदी ने एक रोड शो भी पटना में किया, जबकि राहुल गांधी का एक भी रोड शो नहीं हुआ। मोदी ने जहां 77 सीटों को कवर किया तो राहुल गांधी ने मोदी से 26 सीटें कम यानी 51 सीटें कवर की। पीएम मोदी की बिहार चुनाव में ये परफॉर्मेंस तब थी जब वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कामों को भी साथ साथ निभा रहे थे। तो कहा यह भी जा सकता है कि कांग्रेस और उसके नेता भले राहुल गांधी को ब्रांड मोदी के बरक्स खड़े करते हों, लेकिन मोदी राहुल की तुलना में कहीं ज्यादा आगे दिखते हैं। और क्या यही वजह है कि मोदी अपने रिपोर्ट कार्ड और कही गई बातों को लेकर तमाम नेगेटिव नैरेटिव के बावजूद जनता के बीच ज्यादा विश्वसनीय साबित होते हैं? यूपी हो या बिहार, दोनों ही राज्यों में सेक्युलरिज्म और सामाजिक न्याय के नाम पर एक ही फॉर्मूला आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने इजाद किया। यह था MY फॉर्मूला, मुस्लिम यादव वाला। इस फॉर्मूले ने बिहार और यूपी में 2 परिवारों को सत्ता की चाबी हर बार पकड़वाई। कांग्रेस भी सेक्युलरिज्म के नाम पर इन पार्टियों से गठजोड़ कर केंद्र की सत्ता में काबिज होती रही। लेकिन 2014 के बाद देश के भीतर मोदी ने गवर्नेंस मॉडल वाली राजनीति का नया चैप्टर शुरू किया। वोट बैंक के तुष्टीकरण और जाति वाली लाइन से अलग विकास मॉडल का चैप्टर। इस चैप्टर ने मोदी को देश के भीतर एक नई राजनीति के एक कल्ट के रूप में खड़ा किया, जिसमें बिना तुष्टीकरण के सबका साथ सबका विकास का सूत्र था। देश की जनता ने मोदी के इस मॉडल को चुना, हर बार से ज्यादा चुना। पीएम मोदी ने भी कहा कि MY समीकरण उनके लिए अहम है, क्योंकि उनके लिए MY का मतलब है M से महिला, Y से यूथ। तो क्या बिहार से उठी नई MY लहर यूपी में अखिलेश के लिए भी तनाव बढ़ाने वाली? 2024 के चुनावों में अखिलेश ने यूपी में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया था, लेकिन क्या 2027 की यूपी विधानसभा और 2029 की केंद्र की सत्ता की तस्वीर बिहार चुनावों में रिफ्लेक्ट हो गई है? क्योंकि बिहार ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया, जातिवादी राजनीति को रिजेक्ट कर दिया, नेगेटिव नैरेटिव के बजाय रिपोर्ट कार्ड पर भरोसा किया। इस नई धारा की राजनीति को चुनने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा रहे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जेन जी पर अपना हक बताते रहे, उनके बीच वोट चोरी का नैरेटिव सेट करते रहे और जेन जी ने भरोसा किया पीएम मोदी पर, उनके विजन, वर्जन और भारत के भविष्य के प्रति उनके समर्पण पर।
बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। MY समीकरण के ध्वस्त होने का ऐलान यूपी में अखिलेश की बेचैनी बढ़ा सकता है। मुमकिन यह भी है कि अखिलेश कांग्रेस से दूरी बनाएं और नए साथियों की तलाश करें। बिहार में तेजस्वी के साथ राहुल गांधी के होने के साइड इफेक्ट को वो देख और समझ चुके हैं। तो क्या अखिलेश अब ओवैसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं? जो भी हो, पर पीएम मोदी रुकने वाले नहीं हैं। तुष्टीकरण या सांप्रदायिक राजनीति के किसी भी दांव को काउंटर करने को लेकर पीएम मोदी प्रतिबद्ध है। बिहार के चुनाव में ये जमानती नामदार, उनके साथी दल सार्वजनिक रूप से वक्फ कानून को फाड़ देते थे और ये कहते थे कि हम जीत करके आएंगे, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। बिहार के लोगों ने इस सांप्रदायिक जहर को भी विकास की राह पर चलते हुए पूरी तरह नकार दिया है। जाहिर है बड़ी चिंता, बड़ा संकट और बड़ी फजीहत उनकी है जो बीते 60-70 दशकों से लगातार वोट बैंक सेट कर और जातियों का गणित बिठाकर सत्ता की मलाई काटते रहे। कभी MY समीकरण उतार कर, कभी PDA का राग अलाप कर सत्ता आपस में बढ़ती रही। लेकिन 2014 के बाद से चली लहर ने कथित सेकुलर राजनीति को ऐसा लगता है मझधार में ला खड़ा किया है। तो क्या दांव पर राजनीतिक घरानों के इन चेहरों का राजनीतिक भविष्य है? विपक्षी पार्टियों के सवाल कांग्रेस को लेकर फिर से उठने शुरू हो चुके हैं। ये भाजपा NDA बिहार वाला जो फैक्टर है और बंगाल का जो फैक्टर्स है, ये कॉम्प्लीटली डिफरेंट है। और बिहार में जो ये NDA को रुकने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका थे, उसमें मेजर रोल था कांग्रेस का। तो कांग्रेस बार बार फेल कर रहा है। कांग्रेस का अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, अभी तक हम लोग देख रहे थे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कितना है। स्ट्राइक रेट मतलब कितना सीट में वो लड़े हैं और कितना जीता है। वो तो कुछ देर पहले 4 थे, अभी शायद 3 से 2 वही करीब चल रहा है। तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तो 4% का नीचे चला गया है। तो ये तो भाजपा को एडवांटेज हो जा रहा है, लेकिन बंगाल में तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या नरेंद्र मोदी ने 2025 में ही 2029 वाली लकीर खींच दी है? बिहार की जनता ने मोहब्बत की दुकान वाला नारा नेपथ्य में डाल दिया है। तो क्या इस नारे और भाषा के असली भाव को जनता पढ़ और समझ चुकी है? सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण का खेल भी अब किसी से छिपा नहीं रहा। जाति वाले खांचे में बांटने की सियासी चालों के पीछे के मकसद भी जनता को समझ आ चुके हैं। तो सवाल ये है कि फिर महागठबंधन का क्या होगा, और इससे भी बड़ी बात कांग्रेस के भीतर क्या होगा? क्या कठिन प्रश्नों को इस बार भी टाल दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।